अप्रैल 1945 तक ब्रिटिश सेना सार्जेंट नॉर्मन मिडले को लगा कि उन्होंने सब देख लिया है। युद्ध शुरू होने से पहले भी उन्होंने इंसानियत की अच्छाई और बुराई दोनों का अपना हिस्सा देख लिया था। मैनचेस्टर, इंग्लैंड में स्थित डेली एक्सप्रेस अखबार के स्टाफ फोटोग्राफर के तौर पर युद्ध शुरू होने पर ब्रिटिश सेना ने उनके अनुभव को देखते हुए उन्हें सेना की फिल्म और फोटोग्राफी यूनिट में रखा। उनका कार्य ब्रिटिश व कॉमनवेल्थ सेनाओं की धुरी शक्तियों के खिलाफ लड़ाई की घटनाओं को तस्वीरों में रिकॉर्ड करना था। वह और उनके साथी अग्रिम पंक्ति की ब्रिटिश लड़ाकू इकाइयों में तैनात थे। ये भूमिका युद्ध के मैदान पर किसी भी अन्य सैनिक जितनी ही खतरनाक थी। आंकड़ों के मुताबिक ये और भी खतरनाक था, क्योंकि मिडगली की यूनिट में 4 में से 1 सैनिक हताहत हुआ। 18 अप्रैल 1945 को जब वह जीप में उत्तरी जर्मनी के बर्गन नगर के दक्षिण पश्चिम में ब्रिटिश 11वीं बख्तरबंद डिवीजन के कब्जे वाले इलाके में पहुंचा, तब तक अधिकतर लड़ाई शांत हो चुकी थी और इसके बजाय उसके सामने एक नया काम था, नाजी अपराधों के सबूत दर्ज करना। उसे बताया गया कि उसे कुछ बेहद भयानक और अमानवीय चीज दिखाने ले जाया जा रहा है। बर्गन बेल्सन कंसंट्रेशन कैंप, जिसे शुरू में हिटलर द्वारा 1941 के मध्य में सोवियत संघ पर आक्रमण के बाद सोवियत युद्धबंदियों को रखने के लिए इस्तेमाल किया गया था, बाद में इस कैंप को बढ़ाकर उसमें उन सभी लोगों को रखा गया जिन्हें तथाकथित अवांछनीय माना जाता था। नस्लीय शुद्धता की सोच से प्रेरित नाजी मानसिकता में भीड़-भाड़, भोजन की कमी और खराब सफाई के कारण वहां कैद लोगों में टाइफस, तपेदिक, टाइफाइड बुखार और पेचिश जैसी बीमारियां फैल गईं। यह एक बात थी, लेकिन जैसा कि मिडगली जल्द ही जान जाएंगे, उन लोगों की लापरवाही से होने वाली मौत से भी बुरी चीज थी उनके पहरेदारों की जानबूझकर की गई क्रूरता और हिंसा। डरावने दृश्य की तस्वीरें लेकर उन्हें उन जर्मनों में से एक के पास ले जाया गया जिन्हें ब्रिटिश सैनिकों ने पकड़ा था। ये हाउफस्टर्मफ्यूहरर जोसेफ क्रेमर थे, जो इस शिविर के पूर्व कमांडेंट थे। मुलाकात के तुरंत बाद लिखे पत्र में मिडगली ने उस व्यक्ति का वर्णन किया जिसने ऐसी संगठित यातना की देखरेख की। जब हमारी सेना शिविर पहुंची, वह शानदार वर्दी में मिला और घमंड से भरा था। कमांडेंट असली गुंडे जैसा दिखता था। उसके पैरों में बेड़ियां थीं ताकि वह भाग न पाए। उस पर युद्ध अपराधी के रूप में मुकदमा चलेगा। उद्धरण समाप्त हुआ और मुकदमा चला, क्योंकि मिडगली को उस समय सिर्फ अंदाजा था उस व्यक्ति के करियर का जिसे इतिहास बेलसेन का दरिंदा कहेगा। इस एपिसोड में हम क्रेमर और उसके अधीनस्थों के इतिहास और अपराधों पर प्रकाश डालेंगे। वॉर्स ऑफ द वर्ल्ड में आपका स्वागत है। वो आदमी जिसे बेल्सन का दरिंदा कहा जाने लगा था, एक अपेक्षाकृत साधारण पृष्ठभूमि से आया था। 10 नवंबर 1906 को म्यूनिख में जन्मे वो थियोडोर और मारिया क्रेमर के इकलौती संतान थे, जो एक मध्यम वर्गीय परिवार था और पूरी श्रद्धा से रोमन कैथोलिक धर्म का पालन करता था। 9 साल की उम्र में उसका परिवार ऑक्सबर्ग गया, जहां योसेफ ने स्कूल पढ़ा और 14 साल में अप्रेंटिसशिप शुरू की। उस समय इलेक्ट्रीशियन बनना एक अच्छा करियर विकल्प था। फिर भी क्रेमर ने 1920 के दशक में ज्यादातर समय बेरोजगारी झेली। बस कुछ समय अकाउंटेंट और डिपार्टमेंट स्टोर में काम किया। 1931 तक क्रेमर एडोल्फ हिटलर और नाजी आंदोलन की ओर आकर्षित हो गए और जल्दी ही पार्टी की सदस्यता ले ली। अगले साल उन्होंने एक कदम और आगे बढ़ाया और एसएस में शामिल हो गए, जो पार्टी नेता को सुरक्षा देने के साथ साथ जल्द ही नाजी विचारधारा के प्रतीक के रूप में अपनी अहमियत बढ़ा रहे थे। 1934 में उन्हें एसएस की एक नई बढ़ती शाखा में फिर से नियुक्त किया गया, जो हिटलर विरोधियों को कैद करने के लिए जिम्मेदार थी। 1933 में जर्मन चांसलर के रूप में उनकी नियुक्ति के बाद एक बार अपने नए पद पर स्वीकार किए जाने के बाद उन्हें डाकहाउ भेजा गया, एक ऐसी जगह जिसका नाम इतिहास में
उन कंसंट्रेशन कैंपों की नींव के रूप में जाना जाएगा जिन्हें 10 मार्च 1933 को स्थापित किया गया था, ठीक 5 हफ्ते बाद जब हिटलर सत्ता में आया था। डाखाउ उन कैंपों के लिए एक आदर्श के रूप में काम करता था जो बाद में बनाए जाने थे, और क्रेमर अपने कर्तव्यों को निभाने में अत्यधिक उत्साही साबित हुआ, जो उसके वरिष्ठ कमांडरों को बहुत प्रभावित करता था। इसी कारण 1930 के दशक के मध्य में उसने सेवा के भीतर बहुत तेजी से पदोन्नति पाई और सेवा के भीतर तेजी से उन्नति की, और वह जल्द ही एसएस के कुछ अधिक प्रभावशाली सदस्यों के साथ जुड़ गया। 1939 में पोलैंड पर कब्जा करने के बाद हिटलर ने आदेश दिया कि पोलिश नेताओं, बुद्धिजीवियों और निश्चित रूप से यहूदियों जैसे अवांछनीय लोगों को बाकी आबादी से अलग कर दिया जाए। इसलिए तय किया गया कि उन्हें रखने के लिए ऊपरी सिलेसिया के नव अधिग्रहित पोलिश क्षेत्रों में एकाग्रता शिविर बनाया जाए, और उपयुक्त स्थान खोजने का कार्य एसएस अधिकारी रुडोल्फ होस को सौंपा गया, जो अपने साथ एक सहायक जोसेफ क्रेमर को लेकर गए। दोनों व्यक्ति और उनका दल क्षेत्र में घूमे फिर एक पूर्व पोलिश सेना की बैरक पर सहमत हुए जो ऑस्ट्रो हंगेरियन साम्राज्य में बनी थी। इसका पोलिश नाम ओस्तवियमचिम था और इसका दिया गया जर्मन नाम आउशविट्स था। हालांकि क्रेमर को एक और महत्वपूर्ण शिविर में नियुक्त किया गया जब आउशविट्स का निर्माण शुरू हुआ। नात्सवाइलर स्ट्रुथोव वह एकमात्र एकाग्रता शिविर था जो पूर्व युद्ध फ्रांस की सीमाओं के भीतर स्थापित हुआ था, और इसे 1 मई 1941 को नात्सवाइलर के पास ब्रूशर घाटी में स्थापित किया गया था। यह क्षेत्र घने जंगलों के कारण मुख्य फ्रांसीसी आबादी से अलग था और पास की पत्थर की खदान में कैदियों से जबरन काम कराया जा सकता था। क्रेमर को अप्रैल 1941 में कमांडेंट नियुक्त किया गया था और उन्होंने इसके संचालन की निगरानी की, जो मुख्य रूप से एक श्रम और ट्रांजिट कैंप के रूप में था, और शुरू में इसका ध्यान आवास पर केंद्रित था। वे सदस्य जिन्हें हिटलर ने नाक्ट उन नेबेल या नाइट एंड फॉग समूह कहा था, मूल रूप से कोई भी व्यक्ति जो कब्जे वाले क्षेत्रों में जर्मन शासन और विचारधारा का सक्रिय रूप से विरोध करता था, या बस वे लोग जो नाजी दुनिया की आदर्श छवि में फिट नहीं बैठते थे। आखिरकार उस भूमिका का विस्तार हुआ और नीति बनी कि कैदियों को वहीं काम करते करते मार दिया जाए, न कि नरसंहार शिविरों में भेजा जाए। शिविर में एक गैस चैम्बर स्थापित किया गया था, लेकिन इसका इस्तेमाल यहूदियों और अन्य लोगों के सामूहिक नरसंहार के बजाय उन लोगों की चयनित हत्या के लिए किया जाता था जो बहुत बीमार या घायल थे और अपना काम जारी रखने में असमर्थ थे। यही तैनाती के दौरान शरीर रचना विशेषज्ञ ऑगस्ट हीर्थ ने क्रेमर को एक प्रस्ताव दिया। शुद्ध जर्मनिक लोगों की श्रेष्ठता को यहूदियों जैसे निम्न लोगों पर साबित करने की दिशा में काम करते हुए हीर्थ ने 87 यहूदी खोपड़ियों का एक संग्रह बनाने का प्रस्ताव रखा, ताकि उसकी विकृत सोच के अनुसार केवल उनकी खोपड़ी के आकार से ही यहूदियों की हीनता साबित की जा सके। क्रेमर सहर्ष राजी था और 87 पुरुषों व महिलाओं को इस प्रदर्शन के लिए चुना गया। पूरी प्रक्रिया दर्ज करने के लिए एक वृत्तचित्र फिल्म दल इकट्ठा किया गया और कई चुने गए लोगों को खास तौर पर इस क्रूर परियोजना के लिए कैंप में लाया गया। क्रेमर के आदेश पर 86 लोगों को गैस से मारा गया, जबकि 87वें को गोली मारनी पड़ी, क्योंकि गैस से मारे जाने का विरोध करते हुए उसने अपने गार्ड से इतनी जोरदार लड़ाई की कि उनके पास कोई और चारा नहीं बचा। जिसे अंतिम समाधान के नाम से जाना गया, उसके प्रति अपनी प्रतिबद्धता के कारण क्रेमर को एसएस में हाउप्टस्टर्मफ्यूहरर या कप्तान के पद पर पदोन्नत किया गया और मई 1944 में उन्हें आउशविट्स 2 में स्थानांतरित कर दिया गया। बिर्केनाउ मुख्य संहार केंद्र उस अब फैले हुए कैंप परिसर में जिसे कैद और दुख का केंद्र बनाने में उन्होंने मदद की थी। बिर्केनाउ के कमांडर के रूप में क्रेमर को लागरफ्यूहरर या ऑपरेशनों के प्रभारी कमांडर की भूमिका पसंद थी। उन ऑपरेशनों का मकसद औद्योगिक स्तर पर उन सभी का कत्ल करना था जो नाजी विचारधारा के अनुसार इंसान होने के योग्य नहीं थे। बाद में कैंप के बचे हुए लोग और स्टाफ ने गवाही दी कि क्रेमर चयन प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेते थे। उनमें से कौन काम करने के लिए भेजा जाएगा और कौन तुरंत गैस चैम्बर में भेजा जाएगा, इसका फैसला वे करते थे। नए लोगों को लाइन में खड़ा किया जाता था और बुनियादी जांच के बाद तय होता था कि कौन जिएगा या मरेगा। क्रेमर की दुनिया में दया नहीं थी और वो अपने अधीनस्थों से भी ऐसी ही निर्दयता चाहता था।
जब वे उन लोगों से निपटते थे जिन्हें इंसान से कम समझा जाता था। डॉक्टर फ्रांज लुकास ने गवाही दी कि उन्होंने क्रेमर के कार्यों से बचने के लिए पेट और आंत की बीमारी का बहाना बनाया। ये चाल कैंप कमांडर पर नहीं चली, जिसने लुकास को प्रक्रिया से बचने की कोशिश करने के एक दिन बाद अलग बुलाया। हंगरी के कैदियों के एक समूह की प्रोसेसिंग से बचने की कोशिश के बाद उसे चेतावनी दी, मुझे पता है कि आप पर कैदियों का पक्ष लेने की जांच हो रही है। मैं आदेश देता हूं कि आप रैंप पर जाएं। नहीं मानने पर वहीं गिरफ्तार करवा दूंगा। उद्धरण समाप्त। उसके कर्मचारियों और उसकी हिरासत में रहने वालों पर सख्त अनुशासन लागू किया जाता था और अवज्ञा बर्दाश्त नहीं की जाती थी, जैसा कि उसने बाद में खुद गवाही दी। शारीरिक दंड हमेशा विकल्प था और उसके पास इसे देने का क्रूर तरीका था। इससे न सिर्फ पीड़ित शर्मिंदा होता बल्कि दूसरों का भी हौसला टूटता था। उसके अपने ही विकृत शब्दों में उसने कहा, उद्धरण, मुझे ये कहना चाहिए कि मुझे शारीरिक दंड देने की अनुमति लगभग 35 से 40 बार मिली। कैदी को मेज पर झुकना पड़ता था और दंड अन्य कैदी देते थे, लेकिन जिनके पास खोने को कुछ नहीं था उनके साथ कभी-कभी ऐसा नहीं होता था। यहां तक कि क्रेमर का सख्त अनुशासन जीवित रहने की चाह को नियंत्रित करने के लिए काफी था, जैसा 7 अक्टूबर 1944 को हुआ। क्रेमर ने फिर से बयान किया, उद्धरण, एक तरह की बगावत हुई और लोगों ने भागने और क्रेमेटोरिया में आग लगाने की कोशिश की। नंबर 1 और 3। उस वक्त मैं घर पर था, करीब 3 किमी दूर, और मुझे यकीन नहीं हुआ कि यह सच है। मैंने सुना कि ऑशविट्स नंबर में सभी सैनिक उपलब्ध थे। ऑशविट्स नंबर 1 में उपलब्ध सभी सैनिकों को ट्रकों में भरकर बिर्केनाउ ले जाया गया। फायर ब्रिगेड भी वहां गई। दाहगृह नंबर 3 के पास पहुंचने पर मैंने देखा वो पहले ही जल चुका था। मेरी जानकारी में कोई कैदी बाहर नहीं निकल पाया। मैं जब वहां पहुंचा तब तक मुख्य विद्रोही मारे जा चुके थे और जमीन पर थे। उद्धरण समाप्त। शिविर में उनके साथ एक और बेरुख्यात शख्सियत इर्मा ग्राइजर भी जुड़ी, जो एकाग्रता शिविरों की कहानी में प्रसिद्ध है। ग्राइजर क्रेमर जितनी ही क्रूर थी, शायद उससे भी ज्यादा। उसकी युवा लड़की जैसी शक्ल उसके अत्याचार की रिपोर्टों के बिल्कुल विपरीत थी। इसमें उसके नियंत्रण में लगभग 30,000 महिला कैदियों की शारीरिक, मानसिक और यहां तक कि यौन यातना भी शामिल थी। क्रेमर की तरह वो भी गैस चैम्बर के लिए चुने जाने वालों के चयन प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेती थी। यह सब कुछ उस इंसान से था जिसकी उम्र मुश्किल से 20 साल थी। 1944 में जब क्रेमर पहुंचे, क्रेमर ने नाज़वाइलस स्ट्रुथोफ की तुलना में आउशविट्स II बिर्केनाउ में कम समय बिताया। नवंबर 1944 के अंत में उन्हें सूचित किया गया कि उनका तबादला बर्गन-बिल्सन कैंप में किया जाएगा, जहां वे एडोल्फ हास की जगह कमांडेंट बनेंगे। बिल्सन का अनुभव उनके पिछले कमांड से अलग था और एसएस आर्थिक प्रशासन मुख्य कार्यालय ने इसे तब तक कंसंट्रेशन कैंप नहीं कहा जब तक उन्होंने हास की जगह नहीं ली। उत्तरी जर्मनी के लोअर सैक्सनी में स्थित इस कैंप की नींव 1940 की शरद ऋतु में रखी गई थी। इसे उन युद्धबंदियों के लिए एक नजरबंदी क्षेत्र के रूप में बनाया गया था जिनकी संख्या हिटलर ने सोवियत संघ पर अपने आक्रमण की शुरुआत के बाद पकड़ने की उम्मीद की थी। 7 जुलाई 1943 तक पोलैंड से यहूदी कैदियों का पहला ट्रांसपोर्ट ज़ोंडरलागर या तथाकथित विशेष कैंप में नहीं पहुंचा था। अगस्त 1943 में युद्ध में तटस्थ देशों के यहूदी, जो फिर भी नाजी प्रभाव क्षेत्र में थे, भी इनमें शामिल हो गए। इन्हें न्यूट्रालेनलागर या तटस्थ कैंप कहा गया। यह के कैदी स्पेन, पुर्तगाल, तुर्की और कुछ अर्जेंटीना जैसी दूर जगहों से आए थे। अक्टूबर 1943 तक कैदियों को आउशविट्स भेजने के लिए चुना जा रहा था, जहां उनका अंत तय था। तीसरे राइख की औद्योगिक हत्या मशीन में इतना मिल गया था कि फरवरी 1944 तक इस शिविर में अब गैर यहूदी युद्धबंदियों को नहीं रखा जाता था, बल्कि इसे सिर्फ यहूदी लोगों के विनाश के लिए समर्पित कर दिया गया था। अमेरिकी युद्ध संवाददाता विलियम फ्राई के अनुसार, जो बिल्सन पर कब्जे के बाद पहुंचे और पूर्व कैदियों का साक्षात्कार लिया, बिल्सन में क्रेमर के पूर्ववर्ती, जो एसएस के भी सदस्य थे, दयालु और विचारशील थे। कैदियों को खाने के लिए पर्याप्त मिलता था और उचित चिकित्सा देखभाल भी मिलती थी और उनके साथ इंसानों जैसा व्यवहार किया जाता था। क्रेमर के 5 महीने पहले आते ही ये क्रूरता शुरू हुई। उसने सजा के रूप में भूखमरी लागू कर
इसे अपनी आदत बना ली। वह उस भयावह गंदगी में आनंद लेता था जिसमें बिल्सन अपमान और मौत की उसकी हवस के कारण बदल गया था। मैंने सुना था कि बिल्सन में कभी कभी भूख से तड़पते आदमी मरते हुए लोगों को भूखी नजर से देखते थे। जैसे ही वे मरते उनके दिल, जिगर और गुर्दे निकाल कर खा लेते ताकि अपनी जिंदगी बचा सकें। एक आदमी जिसे एसएस ने नरभक्षण करते पकड़ा, उसे दिन भर सार्वजनिक रूप से घुटनों के बल बैठाया गया। उसके दांतों में लाश का कान था। उद्धरण समाप्त। क्रेमर के आने से पहले हास कितने दयालु और विचारशील थे, यह व्याख्या पर निर्भर करता है। शायद उनके काम में क्रेमर जैसा दुष्ट आनंद नहीं था। 2 दिसंबर 1944 को क्रेमर द्वारा शिविर की कमान लेने से पहले और बाद की मौतों के आंकड़े यह निश्चित रूप से संकेत देता है कि भले ही उसके पास गैस चैम्बर न थे, फिर भी वह शिविर की आबादी पर मौत और दुख लाने में सक्षम था। उस समय अन्य शिविरों से कैदियों के आने के कारण यहां की आबादी बढ़ रही थी, क्योंकि जैसे जैसे युद्ध जर्मनी के करीब आ रहा था, वैसे वैसे अन्य शिविर बंद किए जा रहे थे। अपने कार्यकाल के पहले महीने में बेल्सेन में 360 लोगों की मौत हुई। अगले महीने ये संख्या लगभग 4 गुना हो गई और युद्ध के आखिरी महीनों में लगातार बढ़ती रही। शायद उसे लगा था कि उसे अपने अपराधों का जवाब देना होगा। 1 मार्च 1945 को उसने मदद और संसाधनों के लिए एक रिपोर्ट दायर की, जिसमें कहा गया था कि उसके शिविर में 42,000 कैदियों में से 250 से 300 हर दिन टाइफस से मर रहे थे, और उसने चेतावनी दी थी कि उसकी हिरासत में लगातार बढ़ती संख्या के साथ मरने वालों की संख्या और बढ़ेगी। कुछ लोगों को संदेह है कि यह रिपोर्ट उसने युद्ध समाप्त होने के बाद अपने अनिवार्य मुकदमे में अपनी रक्षा के लिए आधार तैयार करने के लिए बनाई थी, ताकि वह इन मौतों को बीमारी से हुई मौतों के रूप में समझा सके। बीमारी ने कैंप में कहर मचाया था, जैसा अन्य कंसंट्रेशन कैंपों में हुआ, लेकिन उसके आंकड़े उसकी भुखमरी और हिंसा की नीति से मारे गए लोगों को नजरअंदाज करते हैं। उसी महीने जब उसने भयावह रिपोर्ट दी थी, बेल्सेन में 18,000 से ज्यादा लोग मर चुके थे। उसी महीने इर्मा ग्राइजर को बेल्सेन भेजा गया। सोवियत सेना के करीब आने से आउशविट्स नाजी महिला के लिए सुरक्षित नहीं रहा। कहा जाता है कि ग्राइजर की कैदियों के प्रति क्रूरता बेल्सेन में क्रेमर द्वारा बनाए गए माहौल में और बढ़ गई थी। वो कैदियों को घंटों बर्फीली सतह और बारिश में खड़ा या घुटनों के बल बैठाती थी और कभी-कभी सिर के ऊपर भारी पत्थर उठवाती थी। अगर कोई कैदी यह काम करने में असमर्थ होता तो वह उसे रबर की लाठी से तब तक पीटती थी जब तक वह बेहोश न हो जाए। अपने सबसे कुख्यात घटनाओं में से एक में उसने भूखे कैदियों के लिए एक जाल बिछाया था, जिसमें उसने आलू के छिलकों को इधर उधर छोड़ दिया था। 2 बहनें जो असहनीय भूख से पीड़ित थीं, उन छिलकों को खाने की कोशिश करती हैं। तभी ग्राइजर वहां आ जाती है और उन्हें सजा देने के लिए उनके सिर आपस में जोर से टकरा देती है। इस घटना की क्रूरता इसलिए भी थी क्योंकि ये ब्रिटिश सैनिकों के पहुंचने से कुछ घंटे पहले ही हुई थी। अपने ही बयान के अनुसार क्रेमर ने मार्च के अंत में उस कैंप में रखे गए सभी विस्तृत रिकॉर्ड्स को नष्ट कर दिया था। जब उसे पता चला कि मौजूदा सैन्य हालात और बर्गन-बेल्सन में अब उसकी जिम्मेदारी में आई आबादी की संख्या को देखते हुए जैसे जैसे मोर्चा नजदीक आ रहा था, उन लोगों को वहां से निकाला जाना संभव नहीं है। इतिहास उनके बारे में जो जानता है, उसे देखते हुए केवल यही सोचा जा सकता है कि उन दस्तावेजों में और कितनी भयानक बातें छुपी हुई थीं। 12 अप्रैल 1945 को जब ब्रिटिश 11वीं बख्तरबंद डिवीजन नजदीक आ रही थी, तो 2 जर्मन सेना के दूतों को सफेद झंडा लेकर ब्रिटिश सेना से बातचीत के लिए भेजा गया। उन्होंने ब्रिटिशों को बताया कि अब शिविर वेहरमाख्ट के नियंत्रण में है, एसएस के नहीं, और उनकी मुख्य जिम्मेदारी शिविर की आबादी में फैल रहे टाइफस के प्रकोप को रोकना थी। वार्ता में जर्मन सेना ने कहा कि वे एसएस प्रशासनिक कर्मचारियों को पकड़कर सौंपने को तैयार हैं। एक ब्रिटिश अधिकारी जो इन वार्ताओं में मौजूद थे ने नोट किया कि वे ऐसा करने के लिए लगभग उत्साहित दिख रहे थे। एसएस प्रमुख हाइंद्रिख हिमलर की अनुमति से क्रेमर ने शिविर आत्मसमर्पण की तैयारी की। कप्तान डिक विलियम्स को इस परिसर का निरीक्षण करने और क्रेमर से मिलने के लिए आमंत्रित किया गया। 11वीं बख्तरबंद डिवीजन की मुख्य टुकड़ी के पहुंचने से पहले जब वो लौटे तो साफ तौर पर हिल चुके अधिकारी ने ये मांग की कि जितना संभव हो सके उतना खाना और चिकित्सीय सहायता तुरंत पहुंचाई जाए, क्योंकि इसकी जरूरत पड़ने वाली थी।
11वीं बख्तरबंद टुकड़ी 15 तारीख को पहुंची और वहां हुए अत्याचारों का लेखा जोखा तैयार होना शुरू हो सका। एक ब्रिटिश सेना अधिकारी ने बाद में गवाही दी कि महिलाओं की झोपड़ियों में से एक में उस समय के ब्रिटिश सेना के मानकों के अनुसार 83 सैनिकों के रहने की जगह थी, और फिर भी उन्होंने और उनके आदमियों ने उसी जगह से 1426 महिलाओं को बाहर निकाला, और कई बार मृतकों को जीवित लोगों से अलग पहचानना भी मुश्किल था। इसी बात को ध्यान में रखते हुए यह समझना आसान हो जाता है कि एक मौके पर ब्रिटिश सैनिक तब हैरान और भयभीत हो गए जब उन्होंने एक युवा लड़की को मृत समझ लिया था। दाह संस्कार के लिए लाशों के बीच रखे जाने पर उसने हल्की हलचल शुरू की। तब तक वह इतनी कमजोर हो गई थी कि जीवन और मृत्यु के बीच झूल रही थी। उनके मन में ये डर भी उठा कि कहीं पहले जिनका अंतिम संस्कार हो चुका वे जीवित तो नहीं थे। एक हिस्से में 10,000 लोगों को बिना काम करने वाले शौचालय के ठूस दिया गया था। बेल्सेन के दरिंदे के नाम से मशहूर उस आदमी की कहानी में एक अंतिम क्रूर मोड़ आया। मुक्ति के बाद भी हफ्तों तक मौतें जारी रहीं, उन्हें मुक्त कराने वालों की पूरी कोशिशों के बावजूद। ब्रिटिश सेना के कैंप में प्रवेश करने और जून 1945 के अंत के बीच लगभग 14,000 पूर्व कैदियों की मौत हो गई। उनमें से कई इतने बुरी हालत में थे कि किसी की भी मदद उनके काम नहीं आ सकती थी। शवों को दफनाने के काम में मदद करने के लिए पूर्व गार्ड्स, जो अब खुद मित्र देशों के कैदी बन चुके थे, उन्हें काम पर लगाया गया। विलियम फ्राई ने कहा, मैंने उन एसएस पुरुषों और महिलाओं को देखा जो कभी इस अकल्पनीय नरक के यातनादायक क्रूर पहरेदार थे, उन्हें मजदूरी करते देखा। वे उन लोगों की लाशों को ट्रकों पर लाद रहे थे जिन्हें उन्होंने खुद मार डाला था। मैंने उन्हें गड्ढों के पास इन मानव शवों को ट्रकों से उतारते, रेत में घसीटते हुए एक बड़े गड्ढे में फेंकते देखा जो पहले से ही मृतकों से आधा भरा था। मैंने इन मृतकों को देखा जो कठोरता के बहुत बाद तक मरे हुए थे। वे लाचार होकर उस विशाल सामूहिक कब्र में गिर रहे थे जो उनकी गुमनामी को हमेशा के लिए छुपा लेती थी। उद्धरण समाप्त। क्रेमर और 44 अन्य लोगों को, जिनमें इर्मा ग्रिसर भी शामिल थीं, जल्दी ही मुकदमे में खड़ा किया गया। उन पर ब्रिटिश सैन्य कानूनी प्रथाओं के तहत आरोप लगाए गए। ये मुकदमा लूनेबर्ग में आयोजित किया गया, जो कैंप से लगभग 40 मील दूर था, और यह 17 सितंबर से 17 नवंबर के बीच चला। यह मुकदमा विवादों से अछूता नहीं था, क्योंकि मुकदमे की अध्यक्षता कर रहे ब्रिटिश अधिकारियों ने परंपरा से हटकर काम किया। ब्रिटिश अदालतों ने इसे आवश्यक समझा कि शपथ पत्रों को अदालत में सबूत के तौर पर पढ़ा जाए, बजाय इसके कि गवाह खुद आकर गवाही दें। यह विवादास्पद था, क्योंकि बचाव पक्ष गवाहों से जिरह नहीं कर सकता था। 15 अप्रैल को शिविर से मुक्त कई लोग अब जर्मनी में नहीं थे या दुर्व्यवहार से मर चुके थे। इसलिए क्रेमर दोषी पाया गया और ऐसे अपराधों की सिर्फ एक ही सजा हो सकती थी। 11 दिसंबर 1945 को ब्रिटेन से एक विमान बकरबर्ग में उतरा, जिसमें एक विशेष यात्री सवार था, एल्बर्ट पियरपॉइंट, जिन्हें अब ब्रिटेन के अंतिम जल्लाद के रूप में जाना जाता है। रेजिमेंटल सार्जेंट मेजर रिचर्ड ओनील की सहायता से उन्होंने क्रेमर की फांसी की तैयारी शुरू की। 13 दिसंबर को हैमलिन जेल में एक फांसी का तख्ता बनाया। एक रस्सी का फंदा, जिसे पियरपॉइंट ने क्रेमर के आकार और वजन के अनुसार बनाया था, उसके गले में डाल दिया गया। पियरपॉइंट ने लीवर खींचते ही फर्श खुला, फंदा कस गया और बिल्सन का दरिंदा खत्म हो गया। वह उस दिन पियरपॉइंट द्वारा फांसी दिए गए 13 लोगों में से एक था।